बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 623 की असाइनमेंट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। MTH 623 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि आपके LMS पे हो चुकी हुई है। मिस सुमेरा ताज की अभी मैं डिस्कस करूंगी। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी MTH जो मिस ज़किया रहमत की है, वो भी इंशाल्लाह से ज़रूर डिस्कस कर दूंगी आपके साथ। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस असाइनमेंट को। इस असाइनमेंट के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। लास्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे और काफ़ी लेंथी आए थे। इस दफ़ा लेंथी नहीं आए हैं, इस दफ़ा काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट को। उससे पहले मैं इस असाइनमेंट को ओपन कर रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन भी ओपन हो जाए। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन है, कंसीडर द एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट u v z defined as x is equal to a cos hyperbolic u cos v, y is equal to a sin hyperbolic u sin v एंड z इज इक्वल टू z। और u आपका उसके लिए जो कंडीशन हैं वो u ग्रेटर देन 0 है, v 0 टू पाई के दरमियान में और z माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान में। अब आपने इन आई जे के यूनिट वेक्टर्स को ई यू ई वी और ई जेड में लेके जाना है, क्योंकि आपका एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू वी जेड में है। ठीक है, आपने इसके अंदर एक्सप्रेस करना है इसको। स्टार्ट करते हैं जी। आपके पास सबसे पहले मैंने आपके पास ये जो एक्स वाई जेड गिवन है, इसको हमने आर जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके अंदर वैल्यूज को पुट किया, एक्स आई वाई जे जेड के हेड। अब x की वैल्यू पुट की a cos हाइपरबोलिक u cos v, फिर y की पुट की a sin हाइपरबोलिक u sin v और फिर z की पुट की z के हेड हो गया। ओके, इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u। इस r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v और फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। क्यों इस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि आपका एलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम u v और z के अंदर है। ठीक है, अब आपने इसका जब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है सबसे पहले, तो आपके पास एक cos हाइपरबोलिक फंक्शन है यहाँ पे। तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी आपने कहीं देखा होगा कि जो हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है वो sin हाइपरबोलिक x होता है। तो आपके पास a cos हाइपरबोलिक x का जो पार्ट डेरिवेटिव आया वो sin हाइपरबोलिक u आ गया, cos v फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज आ जाएगा, आई हेड आ गया। सिमिलर कंडीशन जब आपने इस वाली टर्म के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक होता है और आपके पास ये टर्म आ गया। आप यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक यू कॉस भी ए ही कॉमन आ सकता है, तो बस वो कॉमन लेके लिख दिया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपने आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लेना है और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लेने से ए एज इट इज cos हाइपरबोलिक u एज इट इज cos v का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है और वो आ गया। फिर ए sin हाइपरबोलिक का u एज इट इज और sin v का डेरिवेटिव cos v हो गया और z के टर्म है यहाँ पे आपके पास ना u की कोई टर्म एग्जिस्ट कर रही है ना v की, तो ये डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे जीरो होगा, जैसे u में जीरो हो गया। फिर आपने पार्शियल आर बाय पार्शियल z लेना है। जब आप z वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये टर्म, यहाँ पे कोई z वाली टर्म नहीं है, इस टर्म में आए यहाँ पे कोई z वाली टर्म नहीं है और इस टर्म के अंदर आपके पास एक z है, तो आपने इसका पार्शियल आर बाय पार्शियल z लेना, तो ये z1 हो जाएगा और आपके पास k हेड आंसर के अंदर आ जाएगा, 1 k हेड। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इतना करने के बाद इसके स्केल फैक्टर्स फाइंड करने हैं और स्केल फैक्टर्स फाइंड करने के बाद ही हम उस अपने एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे, यूनिट वेक्टर की तरफ। ठीक है, अब आपके पास ये जो स्केल फैक्टर्स हैं आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे MTH 623 के मेरे, आप वहाँ से जाके सारे वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं बहुत अच्छे से। इंशाल्लाह मैंने वो सिलेबस कवर कराया है। अगर आपको कोई मसला होता है उन वीडियो लेक्चर्स में तो आप अभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू या मेल के थ्रू कांटेक्ट कर लें। आप किसी जिस तरह ईजी समझते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ लें। अब जो आपके पास स्केल फैक्टर्स हैं वो क्या है, HU HV और HZ। स्केल फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हैं उन्हीं का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपके पास स्केल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास ए स्केयर साइन हाइपरबोलिक स्केयर यू कॉस स्केयर भी हो जाएगा, आई का स्केयर आई डॉट आई क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये आई डॉट आई खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ए स्केयर कॉस हाइपरबोलिक स्केयर यू साइन स्केयर भी हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो ये आ जाएगी। आप यहाँ से ए स्केयर, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही ए बाहर निकाल लिया था, तो आप पहले भी अगर ए बाहर निकालेंगे तो कोई मसला नहीं, आप पहले ए बाहर निकाल लें। अगर इसी तरह से लेके ले आएंगे फिर भी कोई मसला नहीं। अब आपके पास यहाँ से ए स्केयर कॉमन आ सकता है, ए स्केयर कॉमन ले लें। जब स्केयर कॉमन ले लेंगे तो ए स्केयर इस वैल्यू से कैंसिल भी हो सकता है, तो कैंसिल भी कर लें। अब इसके बाद भी आपके पास अगर कोई कैंसिलेशन, देखिए मैंने इसका होल स्केयर कर दिया, साइन हाइपरबोलिक यू कॉस भी इन दोनों के ऊपर स्केयर था तो इन दोनों का होल स्केयर कर दिया, फिर इसका स्केयर कर दिया।
तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखें जो नेक्स्ट है, हमने इस पार्शियल आर बाय पार्शियल वी का एच वी फाइंड करना है, स्केल फैक्टर फाइंड करना है। उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर वी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू हो गया, माइनस ए का स्क्वायर था तो माइनस ए का स्क्वायर आपके पास प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये कंडीशन भी आ गया और फिर ये जीरो का स्क्वायर भी आ गया। उसी तरह से आपने कॉमनली और वैल्यूज लिख ली। इसके बाद आप एच जेड के कंपोनेंट में जाएंगे तो जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आएगा और आपके पास इस एच जेड का आंसर बना गया। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या कहता था, आपने इन आई जे के यूनिट वेक्टर्स को ई यू ई वी और ई जेड यूनिट वेक्टर्स के अंदर लेकर जाना है। आप देखिए आपके ये जो आई जे के यूनिट वेक्टर से आई जे के, अब हमने इसको, आपने ये दोनों कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, पार्शियल आर बाय पार्शियल यू और उनके स्केल फैक्टर्स भी। और जो ई यू होता है, ई यू किसके इक्वल होता है, ई यू इक्वल होता है पार्शियल आर बाय पार्शियल यू इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल आर बाय पार्शियल यू के। आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल यू की वैल्यू जो कि आपने सबसे स्टार्टिंग में फाइंड आउट की, जिस ये वाली वैल्यू, और फिर आपने इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देना है और आपके पास ये ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप ए अगर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आपने ई भी फाइंड किया, उसी तरह से पार्शियल आर में पार्शियल बी की वैल्यू पुट की और फिर उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर ली। ओके, आप यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से आपको बता देती हूँ। देखें मेरे से यहाँ पे पहले लिखते हुए मिस्टेक ये हुई कि मैंने यहाँ पे ये जो मेरा आपका आई कंपोनेंट था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी, वो मैंने बाद में लिख दिया और ये जो आपका जे कंपोनेंट था वो मैंने पहले लिख दिया। तो अगर आप इस वैल्यू को पहले लिख लें और फिर इसको बाद में लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप आई जे के उसी हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड लें, ज़्यादा गुड रहेगा। अब आपने ई वी कंपोनेंट उसी तरह से लिखा और फिर ई जेड कंपोनेंट उसी तरह से लिखा, पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड और आप इसका कंपोनेंट और इसका मैग्नीट्यूड, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब हमने ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो यही हमने फाइंड करनी थी कि आई जे की टर्म को ई यू ई वी और ई जेड की टर्म में लिखी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है जी, यूज द आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन टू इंडिकेट, आपके पास एक एक्सप्रेशन दे दिया है, इसको आपने जनरल फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। अब आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन को मैंने लेक्चर के अंदर भी बताया हुआ है, आप एक दफ़ा दोबारा से सुन लें। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जितने भी रिपीटेड इंडेक्सेस होते हैं उसको आप हमेशा समेशन साइन से सम ओवर कर देते हैं। उसका रूल नंबर 1 ही ये था कि जितनी अगर आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो आपको चाहिए कि अगर आपकी वैल्यूज दो दफ़ा कर हो गई हैं किसी भी इंडेक्स के अंदर, तो आप उसके ऊपर समेशन साइन यूज़ करके, बजाय ये कि आप हर दफ़ा उस साइन को लिखें। तो हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन इस वैल्यू के ऊपर जो है वो यूज़ करने वाले हैं। देखें आपके पास वैल्यूज एक्सपेंड किस तरह से हो रही हैं, हम इसको ले जाते हैं जी नीचे। ओके, आपके पास मैंने इसको ओपन करके लिखा, क्या देखें आपके पास ये फॉर्म थी, जैसे A11 था, A11 का स्क्वायर था, A11 x1 का स्क्वायर, फिर आपके पास जो दूसरा एक्सप्रेशन था A22 x2 का स्क्वायर और फिर थर्ड वन A33 x3 का स्क्वायर। तो देखें आपके पास यहाँ पे पहले इन तीनों को सम ओवर करें, आपके पास आंसर बिल्कुल शॉर्ट्स है, लेकिन अगर आप इन तीनों को पहले सम ओवर करें तो आपके पास इन तीनों का यहाँ पे I1 है, दोनों वैल्यूज सेम है, फिर यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज सेम है और यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज सेम है। और देखें आपके पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं ai और आपके पास ये x1 का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। तो एक अब ये वाली वैल्यूज तो दोनों सेम थी, इन दोनों को हमने आई कह लिया, यहाँ पे ये जो दोनों सेम है इस वाली वैल्यू को भी इस वाली वैल्यू को भी सम ओवर करके ai कह दिया। अब ये जो x1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपके पास ये 1 2 2 3 3, यहाँ पे 1 1 जो है वो आपके पास डमी था, x1 आपके पास इस वाली टर्म के अंदर अगर देखें तो वो फ्री है, फिर ये दोनों डमी हैं, फिर ये फ्री है। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो 2 तो है ही डमी है, लेकिन हम इसको अलग-अलग करके देख रहे हैं। फिर x1 x2 और x3 के अंदर 1 2 और फिर 3 वेरी कर रहा है, तो आप इसको x1 x2 और x3 को xj लिख देंगे। तो हमने इस वाली पहली 3 टर्म्स को सम ओवर करके ai और x, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपके पास ये आंसर नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल अगर लिखना चाहें तो अगर आप समझते हैं कि इसको ऐड करना चाहिए तो कर दें, अदरवाइज आपका आंसर एट द एंड सम ओवर होके आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर आप देखें A12 है,
x1 x2 है। इसी तरह से आपके पास a21 है, x2 x1 है। तो a12 और a21 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, आपके पास ये दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये आप पहले 12 था फिर 21 था, तो आप इसको भी इस तरह से लिखें a i j, और आपके पास x1 x2 है तो आपके पास x i x j हो जाएगा। सिमिलरली जब आप a13 a31 पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इसी तरह से लिखेंगे a, इस वाली वैल्यू पे जाएं a13 और ये a31, तो यहाँ पे भी आपके पास a i j x i x j बनेगा। सिमिलरली a23 और a32 वाली वैल्यू पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे भी a i j x i x j बनेगा। x i x j बनने का मतलब क्या है कि आपके पास i क्या है 2 है, j क्या है 3 है, तो आपके पास यहाँ पे i 2 है j 3 है। आप यहाँ पे सम ओवर करके लिख भी सकते हैं कि आप 2 दफ़ा सम साइन यूज़ करेंगे। आपके पास यहाँ पे i2 है और j जो है वो 3 है, तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो पता लग जाएगा कि आपका एक्सप्रेशन किस तरह से यहाँ पे डिनोट हो रहा है। आप देखें ये दोनों एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बता दिए, जब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को सम ओवर करके लिखेंगे तो आपके पास एक लास्ट एक्सप्रेशन आएगा जो कि होगा आपके पास a i j x i x j। मतलब आपके पास ये वैल्यूज तो रिपीट हो रही थी, ये x j वेरी कर रहे थे, ये i i सेम थे, और ये वाला एक्सप्रेशन में आपके पास a i j x i x j बन रहा था। तो आपके पास इसका जो टोटल समीशन साइन से सम ओवर आएगा वो a i j x i x j आएगा। आपका आंसर एक्चुअली ये है, यहाँ तक है। तो आप n इक्वल टू 3 के लिए, यहाँ आप n ना भी लिखें बस लिख लें n इक्वल टू 3 के लिए। n इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, आपका i1 से 1 है, 2 है और 3 से तक वेरी हो रहा है, फिर आपका j भी क्या है 1 है, 2 है और 3 से वेरी हो रहा है। उसके बाद अगर आप n इक्वल टू 3 का मतलब असल में यही है, मैं यहाँ पे j लिखना चाह रही हूँ, ओके। तो n इक्वल टू 3 का मतलब यही है कि i 1 2 3 है और j भी 1 2 3 है, और आपके पास जो जनरल फॉर्म आई वो उसकी a i j x i x j आई। अब अगर वो आपको यही वाले एक्सप्रेशन a11 ये 11 ऊपर दे देता ना आपको इसके अंदर, तो हमने i j ऊपर लिख देने थे। अब आपके 11 लोअर इंडिसेस में थे, सबस्क्रिप्ट में थे, तो आपने इसको लोअर इंडिसेस में लिखा। एक्स आई और एक्स जे भी फिर आपके पास लोअर इंडिसेस में साथ, जिस तरह का एक्सप्रेशन उसी तरह से। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के लेक्चर में एक्सप्लेन किया, आप 5 से सुन लें। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई है कहीं पे, मेरे से अगर क्वेश्चन नंबर 1 में गलती हो गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में गलती हो गई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आगाह किया जा सके। अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेक करें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।